हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसडी फिनसर्व का जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया है उस बारे में, और जो मैनेजमेंट के साथ जो कॉन कॉल भी हुआ है उस बारे में भी हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो कैसा है। जो लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है, शॉर्ट टर्म जो गाइडेंस है, उस बारे में हम एनालिस करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम एसडी फिनसर्व का जो बिजनेस मॉडल है वो समझ लेते हैं। तो एसडी फिनसर्व एक एनबीएफसी है, एपीएल अपोलो ग्रुप का एक एनबीएफसी है। ठीक है, और ये जो है मेनली सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग मतलब क्या? मतलब सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक लेट्स से बड़ा जो कंपनीज होता है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, तो उसके आसपास जो है बहुत सारा जो सप्लाई चेन है, मतलब वेंडर जो है, टाटा मोटर्स को जो वेंडर सप्लाई करते हैं, जो पार्ट्स है छोटे मोटे, तो वो लोग को वेंडर कहते हैं। तो वेंडर जो है एक बड़ा जो कंपनी है उसको जो है सप्लाई करते हैं। फिर जो है बड़ा कंपनी जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आगे आगे जो है डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो कि ना लेट्स से एक जो बड़ा एक सिटी है, कोलकाता, दिल्ली, तो ये जो कोलकाता दिल्ली है यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, जो कि ना बहुत सारा डीलर्स जो है, डीलर्स मतलब जो दुकानें होते हैं, टाटा मोटर्स के जो शॉप्स है कोलकाता में, लेट्स से 20 शॉप्स है टाटा मोटर्स के, तो उसको जो सप्लाई करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटर। और जो ये जो शॉप ओनर्स होता है, जो कि ना इन कंज्यूमर को सेल करते हैं, ये जो शॉप ओनर्स होता है इसको हम कहते हैं डीलर्स। ओके, तो ये जो पूरा सप्लाई चेन है, वेंडर से लेके जो बड़ा जो एक कंपनी है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद होता है डीलर। तो इनको जो है वर्किंग कैपिटल लोन, एक्सपेंशन के लिए जो लोन होता है, तो वो सब जो है जरूरत पड़ता है। तो ये जो एचडीएफसी फिनसर्व है, ये जो कंपनी है इनको ही जो है केटर करते हैं। ठीक है, तो ये है इनका जो अम, जो कस्टमर बेस। ओके, अगर हम इनको एक चीज अगर देखा दो पहले, तो ये जो कंपनीज है, एपीएल अपोलो, ऑब्वियसली एसडी फिनसर्व जो है एपीएल अपोलो ग्रुप का एक कंपनी है। तो एपीएल अपोलो का जो आसपास जो भी एमएसएमई है, वेंडर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स है, उनको केटर करते हैं। फिर जो है टाटा मोटर्स, सेल, अशोक लेलैंड, केईआई, तो ये सब बड़ा बड़ा जो नाम होता है हमारे देश में, जो टॉप 50, टॉप 100 कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग के जो सेगमेंट में, तो उनको ही ये सर्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनीज होता है इनको एंकर कंपनी कहते हैं, एसडी फिनसर्व। ठीक है, तो एंकर कंपनी क्यों कहते हैं ये हम बाद में आएंगे ऑब्वियसली। तो यही इनका जो सेगमेंट है, इन ये जो कंपनीज हम देख रहे हैं, पॉलीकैब, ओप्पो, यहाँ पर ही इनका भी कोई कोई ना कोई जो है वेंडर होगा, जो कि ना इनको जो पार्ट्स सप्लाई करते हैं। फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ये सब कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स है, तो उनको ही ये जो एसडी फिनसर्व है केटर करते हैं। ठीक है, तो एसडी फिनसर्व किस तरह के लोन देते हैं? एक है वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग क्या होता है? वेंडर फाइनेंसिंग, इनवॉइस फाइनेंसिंग क्या होता है? तो वेंडर क्या होता है कि माल जो है सप्लाई करते हैं बड़े जो कंपनी होता है, तो उसको माल सप्लाई करते हैं। तो लेट्स से एक वेंडर है जिन्होंने टाटा मोटर्स को जो है कुछ माल सप्लाई किया, जिसका वैल्यू है 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये जो वेंडर है जो 10 करोड़ रुपीस टाटा मोटर्स को सप्लाई किया, टाटा मोटर्स तो ऑब्वियसली ये साथ साथ जो है ये जो 10 करोड़ रुपीस है ये तो नहीं दे देगा। टाटा मोटर्स कहेगा कि हाँ आप 1 मंथ बाद आओ, तो हम 10 करोड़ रुपीस जो है तुमको दे देंगे। तो ऑब्वियसली अगर एक बड़ा जो कंपनी होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा तो पीरियड चाहता ही है पेमेंट करने के लिए, और वेंडर्स जो है कुछ दे भी देते हैं, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली दे कैन एफोर्ड कि ये जो बड़ा जो कंपनी है उसके पास से जो हमको बिजनेस आ रहा है, अगर मैं एक वेंडर हूँ, मैं तो चाहूंगा ना कि एक बड़ा जो कंपनी है मेरे साथ पार्टनरशिप करे, मेरे प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा कंपनी है तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है हमको ऑर्डर भी देंगे, है ना? तो क्वांटिटी भी थोड़ी बड़ा होगा।
बड़े कंपनी से। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये लोग जो है वेंडर ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते, ठीक है। तो लेकिन इनका जो प्रॉब्लम होता है कि ये जो 10 करोड़ रुपीस इन्होंने दिया, 10 करोड़ रुपीस का जो माल इन्होंने दिया, वो तो एक मंथ बाद आएगा, है ना। तो इनका जो कैपिटल है, कैपिटल अटक गया एक मंथ के लिए, वर्किंग कैपिटल जो है अटक गया। तो यही पर आता है एसडी फिनसर्व। एसडी फिनसर्व क्या कहता है कि आप जो है बिल दो हमको। ऑब्वियसली टाटा मोटर्स क्या करेगा, वो जो वेंडर से माल लिया है उसका एक बिल देगा कि आप इस तारीख को आओगे, हम हमारे से 10 करोड़ रुपीस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही पर ही एसडी फिनसर्व आता है, वेंडर को कहता है कि वो जो बिल है हमको दे दो, हमारे से लेट्स से 9.9 करोड़ रुपीस जो है आप ले लो। एसडी फिनसर्व क्या करेगा, एक मंथ बाद, 1 मंथ बाद जो है ये जो 10 करोड़ रुपीस है टाटा मोटर्स से ले लेगा। तो एसडी फिनसर्व को क्या फायदा हुआ, उनको फायदा हुआ कि उन्होंने कितना पे किया, 9.9 करोड़ रुपीस। तो ये जो 10 लाख रुपीस उन्होंने गेन किया, ये गेन किया उन्होंने, यही जो है वेंडर फाइनेंसिंग होता है, इनवॉइस फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। तो यही बात है वेंडर फाइनेंसिंग। फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स, जो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स फाइनेंसिंग, तो ये वाला फाइनेंसिंग क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स होता है किस साइड, सप्लाई चेन में उल्टा साइड। वेंडर क्या होता है, सप्लाई करता है एक जो बड़ा कंपनी है, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, ये जो बड़ा कंपनी होता है उसका माल जो है सेल करता है, ठीक है। तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनको भी ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल लोन जरूरत पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि उनको शायद कोई एक्सपेंशन करना पड़े, एक्सपेंशन कर रहा है, कोई ज़्यादा माल खरीद रहा है, तो उनको भी वर्किंग कैपिटल लोन का ज़रूरत पड़ता है। तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों एसडी फिनसर्व के पास आएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर हम वेंडर फाइनेंसिंग करते हैं, इनवॉइस फाइनेंसिंग करते हैं, तो हम एसडी फिनसर्व को किससे पैसा मिल रहा है, जो बड़ा जो कंपनी है उससे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वो जो ट्रस्ट है, वो जो क्रेडिट क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हम देखेंगे वेंडर फाइनेंसिंग, सॉरी डीलर्स फाइनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंसिंग, यहाँ पर जो है क्रेडिट क्वालिटी खराब हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उतना भी भरोसेमंद नहीं होते, उनका जो है बिजनेस उतना बड़ा तो नहीं है, क्रेडिबिलिटी भी कम ही है। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स जो है अगर बैंक के पास जाता है, तो बैंक क्या करता है कि उनको स्टैंड अलोन एंटिटी पकड़ते हैं कि हाँ ये हम जो लोन दे रहा है वो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहा है। तो ऑब्वियसली वो जो लोन का जो इंटरेस्ट पड़ता है वो 15-20-25% के लगभग पड़ता है, अगर एक बैंक से उन्होंने पैसा उठाया तो। लेकिन एसडी फिनसर्व क्या करता है कि एसडी फिनसर्व जो है, ये जो डीलर्स है, मतलब एक डीलर्स शायद टाटा मोटर्स के जो है कार्स को सेल करते हैं, तो एसडी फिनसर्व क्या करते हैं कि वो लोग टाटा मोटर्स के पास जाते हैं, टाटा मोटर्स के साथ एक एमओयू साइन करते हैं, जहां पर वो लोग एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हाँ हम ये डीलर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उनको वर्किंग कैपिटल लोन देंगे, लेकिन अगर ये डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये हमको पे बैक नहीं करता, डिफॉल्ट करता है, तो आप इनको आगे जाके कोई भी जो है माल नहीं दोगे, जो सप्लाई है वो आप बंद कर दोगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है ऑब्वियसली, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैं 1000 बार सोचूंगा, है ना, कि अगर मैंने एसडी फिनसर्व को पे नहीं किया, डिफॉल्ट किया, तो ऑब्वियसली मुझको जो है टाटा मोटर्स जो है माल नहीं देंगे। तो क्या होगा, मेरा जो बिजनेस है वो तो बंद हो जाएगा, है ना, मेरा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, लेकिन जो है सिक्योर्ड है कहाँ से, कि डीलर्स का जो बिजनेस है, पूरा जो बिजनेस है वह से सिक्योर्ड हो जाता है ये जो लोन है,
क्योंकि मैं तो नहीं चाहूंगा है ना कि हाँ मैं एसजी फिनसर्व को डिफॉल्ट करूँ और मेरा जो बिजनेस है वो पूरा पूरी भावे ये बंद हो जाए पूरे जीवन के लिए, तो मैं नहीं चाहूंगा। तो यही पर ही जो आता है कि ये जो सिक्योरिटी आता है जो बिजनेस का जो ऑब्वियसली ये जो सिक्योरिटी आता है इसके लिए ही एसीबी सब जो है ये लोग 12-13% में जो है लोन दे सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि एसीबी सब जो लोन देते हैं वो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में नहीं देते, वो देते हैं एसजी सब जो है डायरेक्टली किसको देते हैं, जो एंकर जो है जिसके साथ उनका एमओयू साइंड है उनको डायरेक्टली पे करते हैं। तो उनको डायरेक्टली पे करता है तो ऑब्वियसली डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमको बहुत सारा एक केस मिलता ही है इधर उधर, जो लोन है कि लोन लिया बिजनेस पर्पस में लेकिन जो स्पेंड किया कोई कार्ड खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे सब जो है डायरेक्टली जो है एंकर को पे कर रहा है और जो पेमेंट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है, डीलर से आ रहा है, और वो डिफॉल्ट करता है तो ऑब्वियसली उनका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो एमओयू साइन किया है एसबी सब ने तो वहां पर ही लिखा है कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो आप जो है इनको आगे जाके माल नहीं सप्लाई दोगे देंगे। तो यही बात है। तो इस वजह से ही जो है एसडी सब जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में जो है 12-13% के इंटरेस्ट रेट में जो है लोन देते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो डीलर्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको भी जो है बहुत ही सस्ता रेट में जो है लोन मिलता है। तो यही बात है। और ये जो सप्लाई चेन पूरा है हमारा देश में, ये तो सप्लाई चेन में कितना सारा वेंडर है, कितना सारा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे जो इंडिया है, बहुत सारा हजारों लाखों में डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स है वेंडर है। तो साइज ऑफ द मार्केट अगर हम देखेंगे तो साइज बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो मार्केट साइज तो बहुत ही बड़ा है और जो है इनका जो एक मोट है कि ये जो है कम इंटरेस्ट रेट में 12-13% इंटरेस्ट रेट में जो है लोन देते हैं, ठीक है। बाकी बैंक्स और एनबीएफसी क्यों 12-13% में लोन नहीं दे सकते, क्योंकि उनके साथ कोई भी कंपनी का जो है एमओयू साइन नहीं है कि इस तरह का जो एमओयू होता है कि हाँ अगर ये डिफॉल्ट करता है तो आप इनको नहीं दोगे माल। तो वो लोग जो है पहले भी कहा कि वो लोग जो है डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टैंड एलोन एंटिटी पकड़ते हैं। तो स्टैंड एलोन एंटिटी अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनका जो रिस्क है तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है जो एसडी फिनसर्व को और भी जो एनबीएफसी है उनसे अलग रखते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्वियसली मार्केट है तो बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए एसडी फिनसर्व जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट बिजनेस मॉडल है। और इस वजह से ही जो है एसडी फिनसर्व का अगर हम देखेंगे तो एनपीए भी लगभग जीरो ही है। एक दो केसेस पास्ट में हुआ था जहां पर जो है उस डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो है बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। तो एक दो केसेस आया लेकिन उससे ज्यादा नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से ही आप अगर देखेंगे तो एसडी फिनसर्व का जो एनपीए है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है। एंड कंट्रोल्ड है मतलब कितना, 0% एनपीए है। इतना सारा दिन से एसडी फिनसर्व का 0% एनपीए है। तो यही बात है जो एसडी फिनसर्व को बाकी जो एनबीएफसीज है उनसे अलग करते हैं। और इस वजह से ही मैंने पहले भी कहा था कि एसडी फिनसर्व जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही एक बड़ा एक मार्केट है। पहली बात तो ये है। सेकेंड बात जो है इनका जो रिस्क एपेटाइट है, रिस्क है जो वो भी बहुत ही कम है ये जो बिजनेस है यहाँ पर। तो ये वाली ही बात है मेनली। और जो है जिबिन सब और एक चीज जो है अच्छा कर रहा है, इनका जो एक बेस बन गया, ये जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स वेंडर बन गया इनको, तो इनका जो एक कस्टमर बेस बन गया है ओवर ओवर द ईयर्स। तो
ये जो कस्टमर बेस है इनको जो है एक क्रॉस सेल कर रहा है। क्या क्रॉस सेल कर रहा है? ये जो लैब होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, इनका जो पर्सनल काम की वजह से भी लैब जो है हो ही सकता है कि कोई बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इनको लोन उठाना पड़े, तो वहां पर भी ये लोग जो है लैब जो है रखता है। ठीक है, लेट्स से 5 करोड़ के लिए ये लोग जो है कोई भी एसेट नहीं लेते, लेकिन अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो लोन जो लेंगे उनका अगर लोन का अमाउंट 15 करोड़ हो गया, 5 करोड़ से 15 करोड़ हो गया, तो 15 करोड़ का लोन तो अनसिक्योर्ड शायद नहीं दे सकते, तो वहां पर जो है लैब एज जो है देते हैं। ठीक है, शायद 5 करोड़ के एक लिमिट है। लेट्स से एक डीलर जो है उसके साथ जो है 5 करोड़ का लिमिट है, वो 5 करोड़ तक ये जो है एसडी फिनसर्व जो है अनसिक्योर्ड लेंडिंग देते हैं विथ अ कंडीशन कि आप अगर नहीं पेमेंट करते, आप अगर डिफॉल्ट कर जाते हो तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 15 करोड़ अगर वो लोन लिया वो जो डीलर है, तो वहां पर जो है उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ता है। तो वो बड़ा जो लोन होता है, एक थोड़ा हायर टिकट साइज लोन होता है, वहां पर जो है ये लोग जो है लैब जो है क्रॉस सेल करते हैं। फिर जो है इंश्योरेंस, ऑब्वियसली अगर एक डीलर है उनका एक शॉप है, तो वहां पर करोड़ों का जो है माल पड़ा रहता है, तो वहां पर अगर कोई इंसिडेंट हो गया, मतलब कोई फायर इंसिडेंट हो गया, कोई चोरी चपाटी हो गया, तो क्या होगा, इनका लॉस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो इंश्योरेंस भी ये जो एजी फिनसर्व है, ये लोग जो है इंश्योरेंस भी क्रॉस सेल करते हैं और करेंगे। ठीक है, आगे जाके करेंगे। तो यही बात है। और एक बात है कि गिफ्ट सिटी में भी ये लोग जो है एक सब्सिडरी ओपन किया, तो वहां से जो है इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बिजनेस होता है, वहां पर भी ये लोग जो है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग शुरू करने वाले हैं। तो यही जो बात है कि इनका जो बिजनेस है, ये तो सिर्फ अभी तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन जो है आगे जाके बहुत कुछ इनका जो प्लानिंग है वो सब तो बहुत ही अच्छा है। और बिजनेस मॉडल भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही यूनिक एक बिजनेस मॉडल है, एंड बहुत ही अच्छा एक बिजनेस मॉडल मेरे को लगता है। ठीक है, तो यही है इनका बिजनेस मॉडल। तो इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि इनका Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इस क्वार्टर में अगर हम एवीएम को देखेंगे, तो क्वार्टरली एवरेज एवीएम अगर हम देखेंगे, तो अराउंड अराउंड 4000 करोड़ का जो है एवीएम आया है, जो कि ना अराउंड अराउंड 90% का जो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है एवरेज लोन बुक जो है 4000 करोड़ का एक एवरेज लोन बुक इस क्वार्टर में आया, जो कि ना लगभग 90% का ग्रोथ निकल के आया ईयर ऑन ईयर लेवल पे। तो इनका जो ग्रोथ रेट है अगर हम देखेंगे, पिछले भी क्वार्टर में जो है 95% का ग्रोथ रेट था। तो इनका जो एवीएम का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही अच्छा एक रेट से ये लोग एक्सपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली एसडी फिनसर्व जो है कंजर्वेटिव टाइप ऑफ कंजर्वेटिव एक एनबीएफसी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है 90% 100% के रेट से ये लोग एक्सपेंशन कर रहा है अपने जो लोन बुक है। ठीक है, तो लोन बुक बहुत ही अच्छा स्पीड से जो है ग्रो कर रहा है। और जो गाइडेंस भी है अगर हम देखेंगे, तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो है कि ना FY27 में 30 to 40% का जो है इनका ग्रोथ रेट रहेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो अराउंड अराउंड 30% का जो है ग्रोथ रेट ये लोग बोल रहा है कि 10,000 करोड़ का एक लोन बुक ये लोग बना देंगे अराउंड अराउंड FY29 FY30 तक। ठीक है, तो ये जो है गाइडेंस है। तो मोर और लेस अगर गाइडेंस की बात करें तो FY27 में मैनेजमेंट कह रहा है कि 35 to 40% ग्रोथ, जो कि ना फर्स्ट क्वार्टर में 90% ग्रोथ आया। और लॉन्ग टर्म में
FY29 FY30 तक जो है 10,000 करोड़ का AUM हो जाएगा इनका, जो कि ना अराउंड 30 to 40% CAGR निकल के आता है लॉन्ग टर्म। तो अगर बोलूँ तो मेरा जो मानना है कि ये जो गाइडेंस है ऑब्वियसली कंजर्वेटिव गाइडेंस है। मुझे जो दिखता है कि FY27 में ये लोग जो है अराउंड 65,000 करोड़ का जो है AUM ये टच कर लेंगे। 6,000 to 6,500 करोड़ का जो AUM है ये लोग टच कर लेंगे। मुझे जो लगता है कि हाँ आराम से ये लोग कर देंगे, जो कि ना अराउंड 50 to 60% का जो एक ग्रोथ रेट है। ठीक है, क्योंकि पहला क्वार्टर में ही जो है 80% 90% का जो है ग्रोथ रेट दिखा है, तो ऑब्वियसली पूरा साल में 50-60% का ग्रोथ रेट उतना ज्यादा हाई भी नहीं है। ठीक है, तो यही बात है। और जो 10,000 करोड़ है, मेरा जो मानना है FY28 FY29 तक ही इन्होंने जो है 10,000 करोड़ AUM हो जाना है। मुझे नहीं लगता कि ये जो AUM है FY30 लगेगा 10,000 करोड़ का AUM तक पहुंचने के लिए FY30 नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्केट है, मैंने पहले भी कहा कि ये जो सप्लाई चेन का जो मार्केट है वो बहुत ही एक बड़ा एक मार्केट है हमारे इंडिया में, क्योंकि लाखों करोड़ों में जो है डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स वेंडर्स मौजूद है। ठीक है, तो उसके वजह से ही मुझे जो लगता है कि आराम से ये लोग जो है 10,000 करोड़ का जो AUM है FY28 FY29 तक पहुंच जाएंगे। तो आगे जाके देखेंगे ऑब्वियसली कैसा रिजल्ट इनका निकलता है। और एक और बात, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी एनबीएफसी हो, कब कब जो है ये जो ग्रोथ रेट है वो कम होता है जब एसेट क्वालिटी डिटोरिएट करता है। लेकिन इनका जो एसेट क्वालिटी है, लगातार जो है इनका एसेट क्वालिटी एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा है। एक दो केसेस इधर उधर हुआ था पास्ट में, लेकिन एक दो केसेस तो ऑब्वियसली होता ही है। ये तो बहुत ज्यादा ऐसा बात नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा बड़ा बात है, एक दो चीज तो होता ही है। ये जो लेंडिंग का बिजनेस है तो वो पर हुआ था, लेकिन उसके बाद से पूरा पूरी भावे अगर हम देखेंगे तो 0% GNPA NNPA जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो बिजनेस है अगर हम देखेंगे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक बिजनेस है। ग्रोथ रेट भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक ग्रोथ रेट ये कंपनी जो है प्रॉमिस करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिसबर्समेंट देखेंगे, डिसबर्समेंट अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर डिसबर्समेंट अराउंड 40% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर लेवल पे। ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि हमको पता ही है अप्रैल मंथ मई मंथ में क्या हुआ। तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो डिसबर्समेंट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप किया, लेकिन वो उतना भी बहुत मेजर बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही स्वाभाविक एक चीज है। मैनेजमेंट कहा भी कि मैनेजमेंट ये कहा कि मार्केट जो कंडीशन है वहाँ पर जो है मार्केट का जो कंडीशन है वहाँ पर जो है वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया है। लेकिन वो जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो क्या हुआ कि वो उसके वजह से क्या नहीं हुआ कि क्रेडिट कॉस्ट जो है क्रेडिट क्वालिटी जो है खराब नहीं हुआ। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बढ़ गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत हुआ, ये इधर उधर गैस का जो प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा बहुत चीज भी महंगा हुआ, तो उस वजह से जो है वर्किंग कैपिटल थोड़ा बहुत तो रिक्वायरमेंट बढ़ा है, लेकिन कोई भी एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यही बात है। और यही बात हमको अगर हम एनपीए में भी देखेंगे तो ऑब्वियसली एनपीए भी बहुत ही अच्छा ही है। आगे भी कहा कि एनपीए जो है 0 है इस क्वार्टर में भी, तो उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोटा मोटी करके जो एसेट क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। आगे भी जाके मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है एनपीए जो है कंट्रोल में ही रहेगा।
जो 0% का एनपीए है उसके आसपास ही रहेगा। थोड़ा बहुत एक दो केसेस हो गया तो हो गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इतना बड़ा बिजनेस में कोई छोटा मोटा 5 करोड़ 3 करोड़ का एनपी नहीं बन सकता। ऑब्वियसली हो तो सकता ही है। तो ओवरऑल जो है ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है और एनपीए मोटा मोटी करके जो है कंट्रोल में है। तो एनपी अगर कंट्रोल में होगा तो ग्रोथ रेट ऑब्वियसली अच्छा होगा ही, ठीक है। अगर मैनेजमेंट का जो एस्पिरेशन है वो अच्छा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट आगे जाके अच्छा होगा। तो एक गया एनपीए एसेट क्वालिटी और जो ग्रोथ रेट है बिजनेस का उसके बारे में। फिर हम एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम को अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में एनआईआई जो है 7.8% आया ओवर टोटल जो एवरेज एवीएम है। एनआईआई बाई एवरेज एवीएम जो है वो आया कितना 7.8%। तो मुझे जो लगता है एनआईआई का जो वो फॉर्मूला है वो क्या है कि कितना आपको पोर्टफोलियो यील्ड क्या है माइनस जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वही आपका एनआईआई होता है। तो अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बाई एवरेज एवीएम जो है इस क्वार्टर में 5.1% आए। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बाई एवरेज एवीएम जो पैरामीटर है इसका जो नंबर है ये आगे जाके 5.1 से 5.56% तक भी जा सकता है। शायद 6% तक नहीं जाएगा, लेकिन 5 ये जो नंबर है आगे जाके बढ़कर आएगा। क्यों आएगा? अगर लेवरेज अगर बढ़ता है एक कंपनी का, एक एनबीएफसी का, तो ऑब्वियसली इनका जो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बाई एवरेज एवीएम का जो पैरामीटर है इसका जो है परसेंटेज भी नंबर भी बढ़ के आएगा, ठीक है। तो उस वजह से मुझे जो लगता है कि आगे जाके ये जो नंबर है तो ये नंबर थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और जो पोर्टफोलियो का ये जो यील्ड है जो कि ना 12.9% है, ठीक है। पोर्टफोलियो यील्ड मतलब पोर्टफोलियो यील्ड प्लस जो फी इनकम होता है वो इस कंपनी के जो है 12.9% है, ठीक है। तो ये नंबर अगर स्टेबल होगा, स्टेबल ही रहेगा 12.5 टू 13% होगा, तो आगे जाके जो होगा एनआईआई जो है थोड़ा बहुत तो घटेगा। ये तो बहुत ही ऑब्वियस एक चीज है। तो ये तो आगे जाके हमको दिखना पड़ेगा कि क्या कुछ नहीं होता। तो मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई गाइडेंस ऑब्वियसली नहीं दिया, लेकिन जो है एनआईआई जो है मुझे जो लगता है ये जो एनआईआई अभी 7.88% के आसपास है, ये जो है 7.5 तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेवरेज अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है बढ़ेगा। तो वही बात है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम कॉस्ट टू इनकम भी देखेंगे तो इनका कॉस्ट टू इनकम जो है बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनका जो मेन जो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस है, इनका फिजिकल बहुत ज्यादा कुछ प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है इनका जो कॉस्ट टू इनकम है वो हमेशा ही 15 to 20% रहा, जो कि ना बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो 15 to 20% और गाइडेंस भी जो है वो है बिलो 15%। तो आगे जाके जो है यहाँ से जो है ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलेगा, क्योंकि इनका जो प्रेजेंस है ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इनका बहुत ज्यादा ब्रांच एक्सपेंशन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है क्लस्टर बेस्ड एक बिजनेस है। कि एक जो बड़ा बड़ा जो कंपनी, एक टाटा मोटर्स का जो कंपनी ये है, टाटा मोटर्स का टाटा स्टील है। तो टाटा मोटर्स का टाटा स्टील नहीं है, लेकिन अगर जैसे टाटा स्टील है जमशेदपुर में, तो वहाँ पर ही बहुत सारे एमएसएमईज है, उनको ही ये लोग जो है कैटर करते हैं। और टाटा स्टील के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स है, उनको वहाँ पर ही कैटर करते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो बिजनेस है, इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस नहीं जरूरत होता, ठीक है। तो उस वजह से ही जो है ये जो है एसेट लाइट एक बिजनेस है, एसेट लाइट एक एनबीएफसी है। उस वजह से जो है इनका जो कॉस्ट टू इनकम है बहुत ही कम होता है, 15 to 20%। और आगे जाके भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट टू इनकम है 15% से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक गाइडेंस है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर हम
उसके बाद आरओए देखेंगे, ठीक है। आरओए अगर हम देखेंगे तो आरओए जो है कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है इनका। अगर हम पिछले जो क्वार्टर था, पिछला जो ईयर था, तो वहाँ पर 5% के नीचे आरओए था, ठीक है। तो अभी जाके जो है 5.1% का आरओए हुआ। ऑब्वियसली अगर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और इनका इनके साथ एक चीज भी अच्छा हुआ, जो कि ना इनका जो पोर्टफोलियो यील्ड है वो पहले जो है इससे कम था, 12.2 12.3 के आसपास था। तो पोर्टफोलियो यील्ड भी बढ़ के आया, 12.9 आया। इंटरेस्ट इनकम जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ा, इंक्रीज हुआ, लेकिन जो पोर्टफोलियो यील्ड है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो उस वजह से जो है इनको बॉटम लाइन में जो है आरओए भी अच्छा होता हुआ देखा। FY26 में अगर हम देखेंगे आरओए था 4.8%, FY25 में क्या था 4.1%। तो इस क्वार्टर में जो है 5% के ऊपर आरओए आया। तो आरओए का जो अगर हम ट्रेजेक्ट्री भी देखेंगे तो आरओए भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक अच्छा बात है। ऑब्वियसली आरओए इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ लेवरेज भी अगर हम देखेंगे तो लेवरेज भी धीरे धीरे करके जो है इंक्रीज कर रहा है। पिछले साल जो इनका लेवरेज था अराउंड अराउंड 2.5 2.2 उस रेंज में था, 2.2 to 2.5 एक्स लेवरेज इनका था। लेकिन इस क्वार्टर में जो है 2.7 एक्स लेवरेज इनका जो है। तो लेवरेज भी बढ़ रहा है, आरओई भी इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों का जो ऑब्वियसली जो इफेक्ट है, क्योंकि आरओई का फॉर्मूला क्या होता है कि आरओए इंटू लेवरेज। तो आरओए भी इंक्रीज करेगा, लेवरेज भी इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, आरओई और भी बढ़ के आएगा। तो आरओई इस क्वार्टर में जो है 14% का जो आरओई इस क्वार्टर में आया, ठीक है। हम अगर देखेंगे आरओई जो है 14% का आरओई आया, जो कि ना पिछले साल में FY26 में आरओई था 12% का। तो ये जो आरओई है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, और जो गाइडेंस भी है वो क्या है 14 to 15% आरओई बाई FY30, जो कि ना बहुत ही कंजर्वेटिव मुझको लगता है। क्योंकि FY27 में जो है Q1 में ही 14% आरओई पहुंच गया है। और इनका अगर एंड ऑफ द पीरियड लेवरेज देखेंगे, एंड ऑफ द पीरियड अगर लेवरेज देखेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इनका जो है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो है 3x लेवरेज ऑलरेडी ये लोग पहुंच गया है, ठीक है। तो 3x लेवरेज ये लोग ऑलरेडी रीच कर लिया। तो आरओए कितना हो गया, 5% का आरओए हो गया। तो 5% आरओए इंटू 3x लेवरेज इजिकल टू 15% आरओई। तो आगे जाके ऑब्वियसली हमको ये दिखेगा कि इनका जो आरओई का नंबर है, ये नंबर जो है 15% टच कर जाएगा कुछ सालों में। आई थिंक कुछ सालों में, सॉरी कुछ क्वार्टर में। आई थिंक Q2 Q3 FY27 तक जो है आरओई जो है 15% टच कर जाएगा। तो 15% अगर टच कर जाता है तो इनका जो गाइडेंस है ये FY30 का गाइडेंस है 15% का। तो ये अगर गाइडेंस ऑब्वियसली Q3 FY27 में ही अचीव कर लेता है, तो ऑब्वियसली आरओई जो है और भी आगे जाके इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कर भी सकते हैं। इनका जो लेवरेज का भी अगर हम देखेंगे, लेवरेज का भी जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो 4 to 5x लेवरेज जो है गाइड कर रहा है कि हम जो है 4 to 5x लेवरेज हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाके भी जो है मुझे जो लगता है आरओई 20%, 19%, 20% के आसपास आसपास जो है चला जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि हमको जो है कोई भी कैपिटल जरूरत नहीं पड़ेगा 10,000 करोड़ AUM पहुंचने के लिए, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छा बात क्या है कि मैनेजमेंट जो है बोल रहा है कि ये हमको जो है FY29 FY30 तक, जो कि ना और भी 2-3 साल बाकी है, तो FY29 FY30 तक हमको कोई भी एक्सटर्नल इक्विटी हमको जरूरत नहीं है। हम जो है इंटरनल जो इक्विटी है उससे ही प्लस लेवरेज लेके जो है हम
ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात भी बहुत ही एक अच्छा बात हो जाता है। तो ओवरऑल जो है आरओई जो है मेरा जो मानना है आगे जाके जो है 18% 20% के आसपास जो है आरओई ये पहुंच सकता है FY29 FY30 तक। ठीक है, और आरओई ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा तो पैट पैट तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। इस क्वार्टर में इनका जो पैट पैट का जो नंबर आया है वो है कि 120% से पैट जो है इंक्रीज किया ईयर ऑन ईयर। तो पैट भी जो है बहुत ही अच्छा एक स्पीड से जो है इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिल रहा है, क्योंकि अगर हम इनका एरियम ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 90% है और पैट जो है ग्रो कर रहा है 120% से। तो ऑब्वियसली इनको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और जो है आगे जाके भी शायद इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात है बहुत ही। तो ऑब्वियसली अगर पूरा जो बिजनेस है अगर हम पूरा जो बिजनेस है उन पूरा जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा दिशा में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो कि जो मेन जो आरओई हो आरओए हो लेवरेज हो, बहुत सारा चीज जो है एक साथ एक सही दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। तो मेरा जो मानना है कि ये जो बिजनेस है ऑब्वियसली 10,000 करोड़ बहुत ही पहले ही मतलब FY28 FY29 तक पहुंच जाना चाहिए। एक बात ये है, और एक और बात है कि इनका जो आरओई है, ये जो आरओई नंबर अभी 14% है और गाइडेंस है 14 to 15% बाई FY30। आरओई का नंबर 18 to 20% हो जाना चाहिए। ठीक है, FY29 FY30 तक। तो यही बात है कि बिजनेस जो है बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। ऑब्वियसली ट्रैकिंग तो हमको करना ही पड़ेगा क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। इनका जो अगर हम प्राइस टू बुक का जो वैल्यूएशन भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड अराउंड ये जो है 2.8 2.9 प्राइस टू बुक रेशियो में ट्रेड कर रहा है, जो कि ना मुझे जो लगता है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन कर रहा है बिजनेस का जिस स्पीड में जो है ये एनबीएफसी आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एक प्रीमियम तो मिलेगा ही। और एक बात है कि इनका जो एसेट क्वालिटी ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आरओई जो है अभी अभी जो है 3x लेवरेज लेकर आरओई 14% तक पहुंच गया। तो ऑब्वियसली आगे जाके जो है लेवरेज भी अगर क्या लेवरेज तो बढ़ेगा ही आगे जाके, तो आराम से 18 to 20% आरओई जो है मिल सकता है इनको। तो मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इनका जो पीबी रेशियो अभी लगता है हमको मुझे जो लगता है, तो इनका जो वैल्यूएशन है उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मोटा मोटी करके फेयरली वैल्यूड मैं मानूंगा। फेयरली टू लिटिल आई थिंक हायर साइड ऑन अ हायर साइड मैं बोलूंगा, लेकिन ओवरऑल जो है बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा है। तो वैल्यूएशन भी जो है उतना तो सस्ता नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो यही बात है। तो आगे जाके भी ट्रैकिंग तो कंटिन्यू होगा ही, लेकिन इस क्वार्टर में जो नंबर आया है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस बिजनेस में उस कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि इनका जो प्रोमोटर जो ग्रुप है बहुत ही अच्छा एक प्रोमोटर ग्रुप भी है, जो कि ना आगे जाके मुझे लगता है कि ये जो बिजनेस है इसको सस्टेनेबली जो है ग्रो कर सकता है 40 to 50% 60% के रेंज में। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो ग्रोथ रेट है 80 90%, ये ग्रोथ रेट हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए आगे जाके। ये जो 80 90% का ग्रोथ रेट है ये शायद 40 50 60% के लगभग आके सेटल हो जाएगा आगे जो 2 3 साल है वहां पर। ठीक है, तो यही बात है। तो आज तो और कुछ तो नहीं बाकी है इस बिजनेस में बोलने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।